हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी सीडीपीओ के न्यू प्रैक्टिस सेट में तीसरा सेट हमने अपलोड किया है उसके पार्ट 1 के साथ, जिसमें 79 प्रश्न हैं जो इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र के प्रश्नों से संबंधित थे। इसके बाद हम इस सेट के अगले प्रश्नों को कवर करेंगे इस पार्ट में, जहां हम साइंस के प्रश्नों के साथ इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। जैसा कि आप पहला प्रश्न फ्रेंड्स अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो इस प्रश्न पत्र का 80 नंबर का प्रश्न है, ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो कौन सी चीज़ें नहीं बदलती या नहीं बदलता है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, वेग, गति, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति या अपवर्तनांक। तो आपको मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो नहीं बदलती, और वो है इसकी आवृत्ति, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी। बाकी चाहे वो वेग हो, गति हो, तरंगदैर्घ्य हो, अपवर्तनांक हो, ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं जबकि आवृत्ति नहीं बदलती, इसलिए आंसर हमेशा होगा आवृत्ति। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो होता है ना, ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप देख रहे हो सामने लिखा है। अगला प्रश्न है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो कौन था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी लोगों को इसका उत्तर मालूम है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को चांद के सतह पर पहला कदम रख के इतिहास रच दिया था। अगला प्रश्न है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये हमें इस प्रश्न में बताना है। देखिए, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में नाभिकों की जो संख्या होती है वो होती है 148। ये कैसे निकलता है, नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या, ये निकाला कैसे जाता है, तो आप देख रहे हैं ये 242 और ये 94। ठीक है, तो 242 में से जब 94 को माइनस करेंगे तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है। देखिए, श्यानता द्रव्य की होती है, द्रव की यानी कि लिक्विड की, और श्यानता का अर्थ होता है गाढ़ापन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गाढ़ापन किस में पाया जाता है, आप ऑप्शन देख रहे हैं, जल, वायु, खून, शहद। सबसे ज़्यादा गाढ़ापन होता है शहद में। जो बहने का गुण होता है ना, ये शहद में सबसे कम होता है, क्योंकि कारण यही है कि श्यानता इसमें सबसे ज़्यादा होती है। दूध किसका घटिया स्रोत है। दूध आप जानते हैं, दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन विटामिन सी की मात्रा दूध में नहीं होती, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा सी, विटामिन सी। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। फ्रेंड्स, ज़्यादा ऑप्शंस मैं देखने नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ जो पहला ही ऑप्शन है ना, यही सही है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए, शराब पीकर वाहन चलाने के समय जो इसके लिए जो श्वसन परीक्षण होता है, सांस की जो जांच होती है, इसमें ट्रैफिक पुलिस फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करती है। इस किट के सामने जैसे ही वाहन चालक का जो ड्राइवर होता है उसकी सांसों को एग्जामिन किया जाता है, तो अगर जो काफ़ी तेज सिरके जैसी गंध आती है ना, तो इसका मतलब होता है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने के लिए जो एंजाइम कार्य करता है वो होता है जाइमेज। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया होती है ना परिवर्तन की, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस नियमित रूप से हो सके, आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो सके, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन
का जो बेल है उसको भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो 88वां नंबर का प्रश्न है, 88 क्वेश्चन है, वो है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है। देखिए, जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है ना, अगर इसको ह्यूमन अपने आहार में इस्तेमाल करते हैं तो बेरी रोग हो जाता है इसमें। क्योंकि होता क्या है कि पॉलिश करने से जो चावल के छिलके होते हैं उसमें विटामिन B1 होता है और इस विटामिन B1 की कमी हो जाती है हमारे आहार में, क्योंकि पॉलिश के दौरान छिलके तो चले जाते हैं। इसीलिए ये रोग बेरी का रोग होता है और आप जानते हैं कि B1 की कमी से ही बेरी होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। इसका सही उत्तर है विटामिन के। विटामिन के मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसकी जिन लोगों में कमी होती है ना विटामिन के की, उन लोगों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लड इतना ज़्यादा बहने लगता है ना, इतना ज़्यादा खून बहने लगता है कि इसका डर होता है। इसी वजह से विटामिन के की कमी वाले लोगों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है। ये आधारित है पास्कल के सिद्धांत पर। हाइड्रोलिक जो प्रेस होता है ना, या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक होता है या हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, ये सब पास्कल के नियम पे आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी है। देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। देखिए, जितने भी प्रश्न है इसमें, जितने भी ऑप्शन है इनमें हींग वृक्ष से पौधों से प्राप्त किया जाता है। जिस पौधे से हींग प्राप्त किया जाता है वो अम्बेलिफेरी कुल से संबंधित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर 2 सूचियाँ हैं, इनको हमें मिलाना है। एक तरफ पदार्थ है और दूसरी तरफ उनका अनुप्रयोग है। जब इसको हम मैच करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा कि कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं और इसका उपयोग कवकनाशी, शैवालनाशी के रूप में होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इयोसिन का उपयोग लाल स्याही के रूप में होता है। सिल्वर आयोडाइड जो है ये कृत्रिम वर्षा के लिए इसको उपयोग किया जाता है, या क्लाउड सीडिंग में भी यूज़ किया जाता है इसको। साथ ही साथ जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल कृंतकनाशी यानी रोडेंटसाइड के रूप में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व एड्स दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स एक लाइलाज रोग है जिसके बारे में आपको पता है, और इसकी 1 दिसंबर को इसको मनाए जाने की शुरुआत 1988 ईस्वी को हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि HIV एड्स से जो ग्रसित लोग हैं इनकी मदद करने के लिए धन जुटाया जा सके, एड्स को रोकने के लिए इससे जुड़ी जागरूकता फैलाई जा सके। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। बाकी ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है, ये हमारा प्रश्न है। इसका सही उत्तर है डैफोडिल से। देखिए, सुनहरा चावल क्या है। सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस, ये बायोटेक्नोलॉजी का एक अचीवमेंट है। इस चावल के जीनोम में 2 जीन डैफोडिल से तथा 1 जीन एवनिया यूरेडोवेरा नाम के जीवाणु से निवेशित किया जाता है। ये तीनों जीन चावल में पाए जाने वाले यौगिक जिर्नेरिल डाइफॉस्फेट को बीटा कैरोटीन में परिवर्तित कर देते हैं, और ये हमारे शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, जो हमारी आँखों के लिए बहुत लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है। देखिए, पौधों में व्हाइट बर्ड रोग जो है ये जिंक की कमी से होता है। मेनली ये रोग पाया जाता है मक्के में। होता क्या है कि जब ये रोग होता है ना, तो इस पौधे की पत्तियां जो होती हैं, नई नई पत्तियां, वो सफ़ेद हो जाती हैं।
अगला प्रश्न है, दूध का सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है? देखिए, दूध का सफ़ेद रंग होने का कारण है कैसीन नाम का प्रोटीन इसमें उपलब्ध होना। वहीं जो हम देखते हैं कि गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है, इसकी वजह होती है कैरोटीन, जबकि सफ़ेद रंग किसकी वजह से? कैसीन की वजह से। अगला प्रश्न है, वेब पोर्टल किससे संबंधित है? वेब पोर्टल संबंधित है, ये वेब पोर्टल की बात की जा रही है, डेकनेट की बात की जा रही है, ये ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। मुख्य रूप से ये कृषि और सहकारिता विभाग के द्वारा प्रायोजित परियोजना है, जिसे कृषि ऑनलाइन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रोजेक्ट लून बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। इसको शुरू किया गया है गूगल के द्वारा। देखिए, इस परियोजना का लक्ष्य क्या है ना? इसका लक्ष्य है ग्रामीण और जो रिमोट एरियाज है ना, वहाँ पे इंटरनेट सेवा मुहैया कराना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पॉलीथिलीन से बने हुए गुब्बारों की होती है, जिनमें हीलियम गैस को भर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये है अवरक्त किरणें। देखिए, अवरक्त किरणें जो होती है ना, ये ऊष्मीय विकिरण है। ये जिस किसी वस्तु पे पड़ती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से जो कोहरा होता है ना, कुहासा, उसमें फोटोग्राफी करने या रोगियों की सेकाई वगैरह करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतया किसकी वजह से नहीं है? देखिए, ऐसे तो इसमें जितने भी कारक हैं ये सभी उत्तरदायी हैं जलवायु परिवर्तन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, लेकिन मुख्य हमें बताना है कि कौन सा उत्तरदायी नहीं है। तो पराबैंगनी जो है ना, ये उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि बाकी तीनों के तीनों क्लाइमेट चेंज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, बस एक पराबैंगनी इसमें अलग है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? देखिए, प्रश्न पे पूछा जा रहा है सर्वाधिक उत्तरदायी, है ना, तो इस सबसे ज़्यादा जो गैस उत्तरदायी होती है वो होती है, एक मिनट, एक तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये तीनों ही इसके लिए उत्तरदायी, इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो ई होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? देखिए, वर्षा के लिए उत्तरदायी होने वाला जो अम्ल वर्षा होती है ना, एसिड रेन जिसे कहते हैं, इसके लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वायुमंडल में उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस वातावरण की नमी जो होती है ना, इसको अवशोषित करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, यानी H2SO4 बनाती है, जो अम्ल वर्षा के रूप में फिर पृथ्वी पर गिरती है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है? अभी कुछ देर पहले हमने श्यानता के विषय में बात की थी। मानव रक्त की श्यानता का कारण है इसमें एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी गाढ़ा होता है। ठीक है, देखिए, रक्त जो है ना, एक तरह का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, एक को कहते हैं प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। ब्लड का यानी रक्त का 60% हिस्सा प्लाज्मा होता है और शेष जो 40% होता है वो रुधिराणु होता है। ठीक है, और यहाँ आपको बता दूं कि रक्त में जो थक्का बनता है, जो गाढ़ापन होता है, इसका कारण होता है फाइब्रिनोजन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, और इसी की वजह से जो ब्लड होता है वो उसमें गाढ़ापन होता है, उसमें श्यानता होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो आप तो ये जानते ही हैं, क्लोरीन वो ऐसी गैस है जिसको यूज़ किया जाता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए, जल की कठोरता को दूर करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पूछा जा रहा है। तो अब देखिए, इसमें तालाब, वन, समुद्र, ये सभी प्राकृतिक चीज़ें हैं, लेकिन खेत जो है ना, ये कृत्रिम है। इसको तो मनुष्य ने अपने कृषि उत्पादन के लिए बनाया है, खेत का निर्माण किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर है कोशिका दीवार।
जो सेल वॉल होती है ना, ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है इनमें से? तो जो त्वचा संबंधी जो भी रोग होते हैं वो कवक के कारण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? देखिए, टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन रंगीन लवक होते हैं, लाल, पीले, नारंगी रंग की जो भी चीज़ें होती हैं, ये लाइकोपीन इसका कारण होता है। पौधे के जो भी रंगीन भाग होते हैं, चाहे वो फूल हो या बीज हो या फलों से संबंधित चीज़ें हों, इन सब में लाइकोपीन पाया जाता है। चाहे वो जैसे कि टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में हम रंग के लिए उत्तरदायी कह सकते हैं कैरोटीन को, चुकंदर में विटामिन को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साइंस के प्रश्न समाप्त होते हैं। तो चलिए 110 तक हम कवर कर चुके हैं, आगे चलते हैं और यहाँ से शुरू होते हैं इकोनॉमिक के प्रश्न। पहला प्रश्न है इसका, यानी 111वां नंबर का प्रश्न है कि भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? देखिए, भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत हुई थी केंद्रीय बजट 2005 से 6 तक, इस सेशन में शुरू हुआ था। महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय बजट 2005 से 6 में जेंडर उत्तरदायी बजट यानी GRB को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि राजकोषीय नीतियां इस तरीके से बनाई जाएं कि जेंडर संबंधी जो भी चिंताएं हैं उनका समाधान हो सके। अगला प्रश्न है, PM केयर्स कोर्स के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, पिछले कुछ सालों से PM केयर्स कोर्स काफ़ी चर्चा में रहा है। कोविड-19 जैसी महामारी के समय ये एक बार फिर से काफ़ी चर्चा में आया। इस तरह की किसी भी संकट से, किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ PM केयर्स फंड नाम के एक सार्वजनिक ट्रस्ट को बनाया गया है। और इसके बारे में जितने भी कथन हैं ये सभी सही हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि असत्य कौन सा है, इसलिए ऑप्शन E सही होगा क्योंकि ये सारे कथन सही हैं। नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो भी स्टेटमेंट दिया गया इनमें से कौन कौन से सही हैं। बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, बिल्कुल सही है। अगर नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, इसको अगर कम कर दिया जाए तो इससे बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, लोग इन्वेस्ट भी करेंगे क्योंकि CRR जब कम होगा तो इन्वेस्ट करने का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, निश्चित रूप से मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी, तो ये भी ठीक है। और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, ये भी सही है। कारण ये है कि जो रियल इन्वेस्टमेंट का जो रेट है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, लेकिन निवेश की वृद्धि भी होगी, यानी सारे कथन सही हैं। तो एक चीज़ आपको बता दूं, CRR क्या होता है। देखिए, जो कमर्शियल बैंक्स हैं ना, इनकी जो कुल जमा होती है, ये अपने कुल जमा का कुछ रेशियो इंडियन रिजर्व बैंक के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं, जो कि कंपलसरी होता है। ठीक है, और इसी रेशियो को हम कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखिए, इसके ऑप्शन में है 1, 2, 3 और 4, तो बिल्कुल C सही है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहाँ से कहाँ के बीच में चलती है? देखिए, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को की गई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका संचालन वाराणसी से दिल्ली के बीच में हुआ था, वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में। और 17 फरवरी 2019 से इसकी व्यावसायिक यानी कमर्शियली इसकी सर्विस शुरू हो गई थी। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर है? भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर में है। जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की 2 शोधनशालाएँ हैं। इनकी स्थापना 1999 और 2008 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ बैंक है और दूसरी तरफ इसका प्रकार है। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं।
इंडियन बैंक जो है ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यानी पब्लिक सेक्टर का बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक एक निजी बैंक है। सिटी बैंक विदेशी बैंक है, वर्ल्ड बैंक श्रृंखला का पार्ट है। और यही शाश्वत बैंक जो है ये एक सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव टाइप ऑफ बैंक है। आगे चलते हैं। ई बीज किससे संबंधित है? देखिए, ई बीज का संबंध, ये भारत का एक वेब पोर्टल है जो व्यवसायियों की सरकार के साथ जो अंतःक्रियाएं होती हैं इनमें आसानी और सुविधा लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आंसर है डी, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार या प्लेटफॉर्म से, कि सरकार की तरफ से जो भी सेवाएं हैं उनकी वो ज़रूरतमंदों तक, व्यापारियों तक आसानी से पहुंच सके। अगला प्रश्न है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की है? देखिए, ऑप्शंस पूरे अभी हमने नहीं देखे हैं, लेकिन 2 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं और इसी में हमारा सही उत्तर भी है ऑप्शन बी, केलकर समिति। केलकर समिति ने इस बात की सिफारिश की कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में जो आयकर छूट दी गई है इसको समाप्त किया जाए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? देखिए, उद्यमी हेल्पलाइन की स्थापना की गई है सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए। 20 अगस्त 2010 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए उद्यमी हेल्पलाइन का शुभारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। एक बात आपको बता दूं कि ये उद्यमी हेल्पलाइन करता क्या है? ये इन सभी उपक्रमों के लिए एक कॉल सेंटर है जो लघु उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों को कारोबारी संभावनाओं और जो लोन की फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, BXE ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? तो देखिए, BXE ग्रीनएक्स में कुल 25 कंपनियां सम्मिलित हैं। 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? 1944 में जो गांधीवादी योजना थी इसको प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। इनकी पुस्तक थी गांधीयन प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जो 1944 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने वर्चुअल क्लस्टर वेब पोर्टल आरंभ किया है? देखिए, वर्चुअल क्लस्टर वेब पोर्टल को आरंभ करने वाला जो मंत्रालय है वो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय। इसने 20 फरवरी 2014 को इस पोर्टल को लॉन्च किया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियां करती हैं। मुख्य रूप से इसका आधार क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार का जो मूल्य है उसके आधार पे इसका मूल्य डिसाइड किया जाता है। अगला प्रश्न है, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय ऊर्जा निगम और किसका? तो ये एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और NTPC का। ठीक है, NTPC का। इसमें भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम की 51% हिस्सेदारी है और शेष जो 49% है वो है NTPC की। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? देखिए, भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है, यानी कृषि लागत और कीमत आयोग, ये फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP का निर्धारण करता है। 1965 में इस आयोग की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष थे इस समय प्रोफेसर ML दांतवाला। ठीक है, वहीं 1895 में इसको ये नाम दिया गया। इसके पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था। मूल्य के संबंध में ये अपनी संस्तुति देते समय कई सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज हुआ है, इसके अलावा मूल्य की स्थिति क्या है, ग्लोबल अवेलेबिलिटी कितनी है, मांग पूर्ति अंतराल क्या है, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार कैसा चल रहा है, इन सारी चीज़ों का ये ध्यान रखता है।
इसके बाद फ्रेंड्स हमारे मैथ के प्रश्न शुरू होते हैं। तो मैथ के प्रश्नों को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बल्कि आंसर बताते चलूँगी, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। और अंत में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि पूरे सेट में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे कि आपने इसके पहले का भी सेट देखा होगा जिसमें हमारे 79 क्वेश्चन थे। अब आप ये सेट भी देख रहे हैं जिसको मिला के हम टोटल 150 कवर कर लेंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 150 आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी आप सभी के कॉमेंट्स का। देखिए 126वां प्रश्न है ये हमारा, और इसका आंसर जो है, ये उम्मीद करती हूँ कि आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है डी -1/x सॉरी। अगला प्रश्न है, समीकरण दिया गया है और इसमें x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे उम्मीद है। इसका सही उत्तर है सी यानी 21। x का मान हमें कितना मिलेगा? 21 मिलेगा। अगला प्रश्न है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें रखे जा सकने वाले अधिकतम लंबाई के बांस के लग्गे की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो ये कमरे के बारे में बताया जा रहा है और इसमें अधिकतम यानी कि एक तरह से आपको इसका विकर्ण निकालना है। तो उम्मीद है कि अभी तक आपने निकाल लिया होगा और इसका सही उत्तर है 17 मीटर। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है। इनकी आयु का योग 44 वर्ष से 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का क्या अनुपात होगा? तो अनुपातिक योग भी आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। 6 + 5 करेंगे आप तो आपको 11 आ जाएगा। और ए की आयु फिर भी दी गई है आपको कि ए की आयु कितनी होनी चाहिए और बी की आयु। तो जब आप निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो ए की आयु आपको 24 वर्ष मिलेगी और बी 20 वर्ष। फिर अब जब आपका इसका आगे चल के आप रेशियो देखेंगे, पूरा का पूरा शॉर्ट करें मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं पूरा तो बता नहीं रही, बस आंसर बताने जा रही हूँ आपको। तो आपको आंसर मिलेगा 8:7, 8:7। अगला प्रश्न, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, ये प्रतिवर्ष इतने की दर से बढ़ रही है, तो इसकी जनसंख्या 6 वर्ष पूर्व कितनी थी? तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाने नहीं जा रही, उम्मीद करती हूँ कि पॉज करें, सॉल्व करें और इसका उत्तर बताने जा रही हूँ आपको। इसका उत्तर है डी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये चित्र दिया गया है और इसमें से हमें अज्ञात संख्या ज्ञात करना है। इस चित्र में जब आप उस अज्ञात संख्या को निकालेंगे तो वो है सी यानी 121। कोड 3, 4, 5 तथा 6 का अर्थ 0, 4, 10, 18 है, तो कोड 7 का क्या अर्थ होगा? इसका आंसर आपको मिलेगा 28। एक वर्ग दिया गया है जिसकी परिमिति 48 सेंटीमीटर है, तो फिर इसका क्षेत्रफल कितना है? आप जानते हैं कि परिमिति 4 × भुजा यानी कि साइड होता है और क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो इसके हिसाब से आप निकाल चुके होंगे उम्मीद है। उत्तर है 144 वर्ग सेंटीमीटर। 134वां प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 650 रुपये में 2 कमीजें खरीदी, उनमें से एक को 7% लाभ तथा दूसरे को 6% हानि में बेच दिया। इस प्रकार न तो लाभ हुआ न हानि हुआ, तो कमीजों का क्रय मूल्य कितना था? इसका सही उत्तर आपको मिलेगा डी 300 और 350। एक माली इतने पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी एक पंक्ति में पेड़ हैं, तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 134। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैथ्स के प्रश्न समाप्त होते हैं और शुरू हो गया है जिसका आपको इंतजार था अभी तक, बिहार स्पेशल के प्रश्न। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? 15वां वित्त आयोग जिसने अपनी अनुशंसा 2020-21 के बजट में की, तो इसमें केंद्रीय करों के जो डिवाइजिबल पूल है इसमें बिहार का हिस्सा 10.6% रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी बिहार में। ये उस समय बिहार में था, देवघर में की गई थी और आज के डेट में ये चला गया झारखंड में, आपको पता ही है।
अगला प्रश्न है, सन 1872 में बिहार हेराल्ड कहाँ आरंभ किया, किसने आरंभ किया था? बिहार हेराल्ड का आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। ये बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ झारखंड जाके, जो कि उस समय का बिहार था पहले का। इसके अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी प्रचलित है, यानी ए पश्चिम बंगाल यहाँ सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुल 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही, चूँकि पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो इसी हिसाब से ये भारत के राष्ट्रपति भी बन गए और 13 मई 1962 तक ये इसी स्थिति में रहे, यानी कि देश के राष्ट्रपति बने रहे कुल 12 वर्षों तक। कौन से लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि हिंदी कला साहित्य में आंचलिक कथाओं के कथाकार रहे हैं, आंचलिक उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। इनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, इसका प्रतिवर्ष किसी जनसंख्या घनत्व, कहाँ का जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई, इसके अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इनका जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1026 है। तीसरे नंबर पे केरल आता है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 है। आगे बढ़ते हैं। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य में कौन सा स्थान रखता है? 2011 के जो आंकड़े थे उनके अनुसार बिहार का स्थान तीसरा है, सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान है, तृतीय। पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? ठीक है, आप देख रहे हैं कि दो जगह रोहतास का ऑप्शन दिया है, लेकिन ये ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ पर जो दर दी गई है वो भी सही है। रोहतास 75.59% साक्षरता दर के साथ सर्वाधिक साक्षर दर वाला जिला है। अगला प्रश्न है, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? देखिए, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना हुई है बक्सर जिले के राजपुर में। कपिलांश भारत का कास्ट अपर फिटिंग्स और पाइपों की अग्रणी निर्माता कंपनी है। इसका मुख्यालय मूल रूप से नागपुर में है, जो महाराष्ट्र में है। ये बक्सर जिले के राजपुर में अपने निर्माण इकाई की स्थापना कर रही है। थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है ये है गोपालगंज। अगला प्रश्न है, बिहार में आज़ाद दस्ता कब सक्रिय रहा? देखिए, बिहार में आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय था 1942 में, और जयप्रकाश नारायण ने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने नेपाल में भी आज़ाद दस्ते का गठन किया था और ये आज़ाद दस्ता गुरिल्ला युद्ध में माहिर हुआ करता था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था। कहाँ पर? ये हुआ था पटना में 17 मई 1934 को। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के साथ बिहार में पूर्ण हड़ताल किस दिन हुई थी? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की थी और इसी के साथ ही बिहार में पूर्ण हड़ताल की गई थी। और अंतिम प्रश्न इस सेट का हमारा कि अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार में अनेक भागों में गौ रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई? ये सभाएं स्थापित हुई 1893 ईस्वी में। बिहार के सासाराम में, पटना, इस तरह के कई सारे क्षेत्रों में गौ रक्षा के लिए गौरक्षणी सभाएं स्थापित की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 1 पहले ही पढ़ा था, ये पार्ट 2 है और इसके साथ ही हमारे 150 प्रश्न समाप्त होते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन 150 में आपने कुल कितने प्रश्न सही किए, पहले पार्ट में कितने किए, दूसरे में कितने किए। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मैं 150 प्रश्नों का सेट लेकर के आऊँ, तो उसमें समय कुछ ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया ताकि कम समय में भी आप ज़्यादा चीज़ें देख सकें। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे 150 प्रश्नों का एक ही सिंगल सेट बनाना चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। बस यही होगा ना कि ज़्यादा समय लगने लगता है तो फिर मैं आंसर बता के निकलना शुरू करती हूँ कभी कभार,
क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने पे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। खैर, वीडियो को पूरा देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। इंतज़ार कीजिए अगले सेट का। थैंक यू।